अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और हम 2014 का लियारी का एनटीएस का पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। द हैबिटेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज़ दी, चार इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहली बात तो पॉपुलेशन समझ लें। कोई भी एक स्पीशी के मेंबर जब किसी एक जगह पर रह रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, एक जगह पर बहुत सारे इंसान हैं, खाली इंसान है, एक स्पीशी है, तो हम कहेंगे ये ह्यूमन की पॉपुलेशन है। अच्छा, अगर एक पॉपुलेशन के अंदर हम दूसरी पॉपुलेशन ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल इंसान की एक पॉपुलेशन है, डॉग्स की एक पॉपुलेशन है, कैट्स की एक पॉपुलेशन है, हम तीनों को ऐड कर दें और एक जगह पर रख दें, अब हम उसे नाम देते हैं कम्युनिटी का। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हो गई। अच्छा, अब इन्होंने पूछा है अबाउट दी हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, वो पर्टिकुलर कंडीशंस के जहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो रहती है, किसी एक पॉपुलेशन का जो लिविंग कंडीशंस होती हैं वो बेसिकली कहलाता है हैबिटेट। फॉर एग्जांपल फिशेस जो हैं, फिशेस की जो स्पीशी है वो एक पॉपुलेशन है, फिशेस की कोई एक स्पीशी जो है वो उनकी एक पॉपुलेशन है। तो फिशेस का जो हैबिटेट है वो है पानी। अब पानी के अंदर आप फर्दर से डिवाइड कर सकते हैं। पानी दो तरह का होता है, या तो फ्रेश वाटर होगा या मरीन वाटर होगा। तो ये बेसिकली उनका एक हैबिटेट है। तो हैबिटेट बेसिकली किसी भी पॉपुलेशन या किसी भी स्पीशी का जो है वो एरिया होता है जहाँ पर वो रहते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, कि प्लेस वेयर इट लिव्स। ओके, ये बड़ा आसान सा सवाल है। द डायग्राम शोज सम क्रोमोसोम्स एट द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज और माइटोसिस ये दोनों चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं, इन्होंने टेढ़े मेढ़े से क्रोमोसोम है ये, और इन्होंने बताया कि जो प्रोसेस है वो है माइटोसिस और उसका जो फेज़ है वो है प्रोफेज, जो पहला फेज़ होता है। तो आपने करना क्या है, हाउ मेनी क्रोमोसोम वुड बी प्रेजेंट इन वन न्यूक्लियस एट टीलोफेज 2 ऑफ मियोसिस। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर ट्विस्ट आता है कि ये माइटोसिस का सिनेरियो देकर आपसे पूछ रहे हैं कि मियोसिस के टीलोफेज 2 में जो सेल आपको नज़र आएगा, जो न्यूक्लियस आपको नज़र आएगा, उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे। देखिए बहुत आसान है ये, इतना मुश्किल भी नहीं है। ये हमारे पास एक सेल है, सपोज कर लें इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। ये जब माइटोसिस करता है तो दो सेल बनते हैं, इसमें भी 46 क्रोमोसोम जाते हैं और इसमें भी 46 क्रोमोसोम जाते हैं, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है। ये करना चाह रहा है मियोसिस। मियोसिस दो बार होता है। पहले स्टेप के अंदर दो सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये हाफ हाफ हो जाता है, 23 इधर जाएंगे और 23 इधर जाएंगे। इसको हम कहते हैं मियोसिस 1 और इसी का दूसरा नाम होता है, दिस इज मियोसिस 1, और इसी का दूसरा नाम होता है रिडक्शन डिवीजन। क्यों कहते हैं इसे रिडक्शन डिवीजन? बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद होता है मियोसिस 2। उसमें क्या होगा, ये वाला सेल फर्दर 2 में डिवाइड होगा और ये वाला सेल भी फर्दर 2 में डिवाइड होगा। तो टोटल 4 सेल बनते हैं मियोसिस के अंदर, चारों बराबर बनते हैं, यहाँ जगह नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ क्या होता है? देखिए, पहली मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो चुका, अगली डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा नहीं होता। 23 सब के अंदर 23 क्रोमोसोम जाते हैं। ठीक है, ये वाली डिवीजन जो है ये कहलाता है मियोसिस 2 और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। तो मियोसिस क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है तो टोटल 4 सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाता है। अगर ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम थे, तो डॉटर सेल के अंदर उसका हाफ जाता है। और ये हाफ कौन सी डिवीजन में हो जाता है? ये हाफ हो जाता है मियोसिस 1 के अंदर। अब यहाँ इन्होंने सिनेरियो क्या दिया है, इन्होंने एक सेल दिया है कि जो माइटोसिस के प्रोफेज में, चाहे माइटोसिस का प्रोफेज हो चाहे मियोसिस का प्रोफेज हो, आपने सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने हैं कितने। इस सेल के अंदर भी देखें 46 क्रोमोसोम है जब वो माइटोसिस करने जा रहा था, इस सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है जब वो मियोसिस करने जा रहा था। तो इट्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आपने काउंट करने हैं बस। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हमारे पास टोटल 12 क्रोमोसोम है, तो ये हो गया 12 क्रोमोसोम। ठीक है। अब सवाल इन्होंने क्या पूछा है, जब ये डिवीजन करते करते पहुंचेगा टीलोफेज 2 तक, तो पहले हम करवा देते हैं मियोसिस 1। ये मियोसिस 1 हो गया, मैंने बताया 2 सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 हो गए। अच्छा, इसके बाद स्टार्ट होगा मियोसिस 2 और मियोसिस 2 जब ख़त्म होगा तो वो ख़त्म होता है टीलोफेज के ऊपर। तो ये मियोसिस 2 ख़त्म हो रहा है और टोटल 4 सेल बन रहे हैं।
अच्छा, अब इसमें से कोई भी न्यूक्लियस उठा लें, उन्होंने कहा है किसी भी एक न्यूक्लियस के अंदर आप उठाकर बता दें कि जब वो टीलोफेज 2 पे पहुंचेगा, ये मियोसिस 2 का आखिरी फेज है टीलोफेज 2, तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब मियोसिस 2 होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता, तो सबके अंदर 6 क्रोमोसोम होंगे। तो आपका आंसर जो बनता है वो बनता है ए। ओके, द 4 चिल्ड्रन ऑफ 2 पेरेंट्स each have a different blood group of the ABO series. What were the blood group of the parents? अच्छा, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कहा है भाई कि हमारे पास 4 बच्चे हैं, ठीक है, ये चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2, चाइल्ड नंबर 3 और चाइल्ड नंबर 4। इन चारों बच्चों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है। चार बच्चे हैं, दे हैव अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप। अब ABO ब्लड ग्रुप के अंदर 4 ब्लड ग्रुप आते हैं। एक ब्लड ग्रुप होता है A, एक ब्लड ग्रुप होता है B, एक ब्लड ग्रुप होता है AB और चौथा वाला होता है O। कैसे पता लगता है हमें? तो हम रेड ब्लड सेल देखते हैं। रेड ब्लड सेल के ऊपर अगर सपोज कर लें इस तरह की प्रोटीन लगी हुई है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है, ये लगी हुई है, तो हम कहते हैं ब्लड ग्रुप A है। रेड ब्लड सेल के ऊपर अगर इस तरह की प्रोटीन लगी हुई है, सर्कुलर सी प्रोटीन लगी हुई है, तो हम कहते हैं ये ब्लड ग्रुप B है। रेड ब्लड सेल के ऊपर अगर तीनों प्रोटीन लगी हुई हैं, इस तरह की भी है और इस तरह की भी है, तो हम कहते हैं ये AB है। और अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई प्रोटीन नहीं है तो हम कहते हैं कि ये ब्लड ग्रुप O है। तो ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ये चारों बच्चों का डिफरेंट है। सपोज कर लें इसका A है, इसका B है, इसका AB है, इसका AB है और इसका O है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जिसके अंदर ये हो सकता है, और वो कंडीशन क्या है कि जब पेरेंट्स जो हैं वो दोनों ब्लड ग्रुप रखते हो, एक का ब्लड ग्रुप A हो, एक का ब्लड ग्रुप B हो, लेकिन उसके अंदर भी एक ख़ास कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। देखें, जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप A है ना, उसका अगर आप जीनोटाइप देखें यानी उसकी जीन्स देखें, तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I लिखते हैं और उसके ऊपर A लगा देते हैं। तो या तो इसके पास दोनों जीन्स A करवाने वाली होंगी, इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस, या इसके पास एक जीन होगी A करवाने वाली और एक जीन होगी एक जीन होगी I करवाने वाली, यानी O ब्लड ग्रुप करवाने वाली, उसे हम लिखते हैं स्मॉल I से। इस कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस, ठीक है। सिमिलरली B का होता है, या तो B वाले के पास दोनों जीन्स B करवाने वाली होंगी, या उसके पास एक जीन B करवाने वाली होगी और एक जीन होगी O करवाने वाली। अच्छा, इस कंडीशन में इनका ब्लड ग्रुप A क्यों हो रहा है, B क्यों हो रहा है? क्योंकि A ब्लड ग्रुप जो है ये O के ऊपर डोमिनेंट होता है। सिमिलरली B ब्लड ग्रुप भी O के ऊपर डोमिनेंट होता है। तो मैंने क्या कहा कि ये जो 4 ब्लड ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं बच्चों के अंदर, ये सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, जब एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप A हो और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप B हो। लेकिन ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? होमोजाइगस नहीं हो, कंडीशन होनी चाहिए कि वो हेटेरोजाइगस हो, A वाला भी और B वाला भी। तो देख लेते हैं, अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप A है, एक का और दूसरे का ब्लड ग्रुप B है, और इन दोनों का ब्लड ग्रुप है हेटेरोजाइगस, यानी इनके पास एक जीन A वाली, एक जीन O वाली है, इसके पास भी एक जीन B वाली, एक जीन O वाली है, ठीक है। तो होगा क्या, जब यहाँ से A वाली आएगी और यहाँ से O वाली आएगी, तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप बनेगा A, क्योंकि A डोमिनेंट है O पर। जब यहाँ से O वाली आएगी और यहाँ से B वाली आएगी, तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप बनेगा B, क्योंकि B वाली डोमिनेंट है O वाली के ऊपर। जब यहाँ से A वाली आए और यहाँ से B वाली आए, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बनेगा AB, क्योंकि ये दोनों आपस में को डोमिनेंट है। जब ये दोनों साथ आती हैं, एक दूसरे के सामने आती हैं, तो कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं होती, दोनों अपना इफेक्ट शो करती हैं, तो A प्रोटीन भी बनती है, B प्रोटीन भी बनती है। और जब ये दोनों O वाली आएंगी पेरेंट से, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो होना चाहिए B, यानी A और B जब पेरेंट का ब्लड ग्रुप होगा, सिर्फ इस कंडीशन के अंदर बच्चों के 4 तरह के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। Which group of organism has the following feature? तो 3 उन्होंने फीचर्स दिए हैं और पूछा है कि भाई बता दें कौन सा। ये क्वेश्चन किसी और पेपर के अंदर भी आया है एज इट इज़। तो पहला फीचर है 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। 3 पेयर का मतलब टोटल 6 टांगे। इसके बाद क्या है, 3 पार्ट सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी है ये, बॉय नहीं है, बॉडी के 3 पार्ट्स, ठीक है, और 1 पेयर ऑफ एंटेना। तो ये आपने बताना है कि इन चारों में से किसके अंदर ये पाया जाता है। देखिए, ये चारों बेसिकली क्लासेस हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। फाइलम आर्थ्रोपोडा की 5 क्लासेस होती हैं, यहाँ पे उनमें से 4 दी हुई हैं। तो अगर आपने आर्थ्रोपोडा याद किया हो या पढ़ा हो तो आपको पता होगा, या अगर आपने नॉर्मली नोटिस किया हो 6 टांगे किसकी होती हैं, तो 6 टांगे होती हैं इंसेक्ट की। इंसेक्ट का जो ग्रुप है, इसका दूसरा नाम होता है हेक्सापोडा। हेक्सापोडा का मतलब यही होता है 6 टांगों वाले।
तो इनकी 6 टांगे होती हैं और इन्हीं की बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स के अंदर। एक होता है इनका हेड, एक होता है इनका थॉरेक्स, ठीक है, जिसे हम चेस्ट कहते हैं, और एक होता है इनका एब्डोमेन। तो हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन के अंदर इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। और इनके पास एक पेयर होता है एंटेना का, जो बेसिकली सेंसरी ऑर्गन होता है। अच्छा, बाकी क्यों नहीं है? तो एरेक्निड्स जो है इसके अंदर आती है स्पाइडर। स्पाइडर को अगर कभी आपने देखा हो तो उनकी 8 टांगे होती हैं। क्रस्टेशियंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर आते हैं बेसिकली क्रैब्स, प्रॉन्स, उनकी 10 टांगे होती हैं। और माइरियापोडा जो है इनकी बहुत सारी लेग्स होती हैं, जिसमें सेंटीपीड और मिलीपीड आते हैं, जो बेसिकली इस तरह का होता है, सर्कुलर सा, सिलेंड्रिकल, और उसकी इस तरह से बहुत सारी जो है वो टांगे निकली हुई होती हैं, खन खजूरा जैसे कहते हैं आप। ओके, द डायग्राम शोज ए स्टूडेंट्स ड्राइंग ऑफ स्टोमेटा। बहुत अच्छी ड्राइंग है इसकी भाई। विच लेबल इज नॉट करेक्ट, ये तो बहुत घटिया है। अच्छा, विच लेबल इज़ नॉट करेक्ट, तो ये कोई डायग्राम बनाई हुई है इसने और लेबल किया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं, उसने गलत लेबल की हुई है। तो अगर आपने ये डायग्राम देखी है चैप्टर नंबर 13 के अंदर, गैस एक्सचेंज के अंदर, ये डायग्राम एज इट इज़ जो है ये मौजूद है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे हिसाब से जो है वो मिसप्रिंट है। देखिए, ये तो आपको बिल्कुल सही जो है इन्होंने दिया हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है अपोर। पोर का मतलब एक होल है यहाँ पे। यही तो स्टोमेटा है जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है और जिसके थ्रू ट्रांसपायरेशन होती है। और हमें पता है स्टोमेटा बेसिकली एक ओपनिंग होती है जिसके दोनों तरफ एक स्पेशल टाइप के सेल मौजूद होते हैं, जो किडनी शेप सेल आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर गार्ड सेल। तो हमें पता है ये भी सही है, तो ए भी सही है और डी भी सही है। अच्छा, इसके अलावा हमें पता है गार्ड सेल के अंदर, ये अगर गार्ड सेल है, किडनी शेप या बीन शेप होता है, तो इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम होता है फोटोसिंथेसिस। तो ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो ये भी सही है। अच्छा, अब इन्होंने लेबल किया हुआ है 2 तरह की वॉल्स को। एक ये अंदर वाली वॉल है, ये जो बहुत डार्क आपको नज़र आ रही है, ये अंदर वाली वॉल है, और एक ये आउटर वॉल है, बाहर वाली वॉल है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने दोनों को लेबल कर लिया है थिक, आउटर वॉल करके और थिक करके। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर गलत दिए हुए। इनमें से कोई, अच्छा पहले मैं आपको बता दूँ, इसकी जो अंदर वाली वॉल होती है, ये जो अंदर वाली वॉल है, दिस इज इनर वॉल, और ये जो इनर वॉल होती है ये होती है थिक। नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, इनर वॉल जो होती है वो थिक होती है, और जो आउटर वॉल है, ये जो बाहर वाली वॉल है इसकी, ये होती है थिन, ठीक है। आउटर वॉल जो है ये होती है थिन। तो अब इनमें से कोई एक जो है वो इनकरेक्ट है। अगर हम वैसे की के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर सी जो है वो आंसर दिया हुआ है। तो अगर आप पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ। अंदर वाली वॉल हमें पता है थिक होती है, तो इसको आउटर करके इनर कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है, तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इन्होंने थिक लिखा हुआ है जबकि आउटर वॉल थिन होती है। तो इस हिसाब से सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। Which structures are found in a liver cell? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिवर किसके अंदर पाया जाता है। तो अगर आपको ये पता है तो बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हमें पता है लिवर जो है वो एनिमल के अंदर पाया जाता है, तो हमने एनिमल सेल के फीचर्स जो हैं वो ढूंढने हैं। लिवर जो है वो प्लांट के अंदर नहीं होता, तो जो जो चीज़ें प्लांट के अंदर है सबसे पहले तो उसे हम रूल आउट कर लेते हैं। सेल वॉल जो है ये लिवर के अंदर नहीं पाई जा सकती क्योंकि ये प्लांट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है, तो ये लिवर सेल में नहीं हो सकता क्योंकि लिवर एनिमल में होता है। लार्ज वैक्यूल ये भी प्लांट के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 जिसके अंदर क्रॉस हैं उनमें से कोई हमारा आंसर है। एक ही है जिसके अंदर ये 3 क्रॉस हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है यही होना चाहिए, हमारा आंसर सी होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, यस, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में पाई जाती है, तो लिवर सेल में भी होगी। सेल वॉल मैंने बताया, सेल वॉल नहीं है। क्लोरोप्लास्ट नहीं है। लार्ज वैक्यूल लिवर सेल में नहीं होगा। साइटोप्लाज्म हर सेल के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस हर सेल के अंदर पाया जाता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये एक पेज पे दिया हुआ था और इसका ऑप्शन दूसरे पेज पे। द डायग्राम शोज द 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन टूथ, और उसमें डायग्राम भी नहीं दी हुई, कुछ मिसप्रिंट था इसके अंदर। तो 4 तरह के दांत जो है आपने बुक के अंदर देखे होंगे। हमारे पास 4 तरह के दांत होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइंस, मोलर्स और प्री मोलर्स। तो जो सेंटर में होते हैं, अगर मैं बना दूं यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह के हमारे पास इंसाइज़र होते हैं, ठीक है। ये एक साइड बना रहा हूँ मैं। उसके बाद एक इस तरह का शार्प सा दांत होता है, दिस इज़ कैनाइन। उसके बाद हमारे पास 2 जो हैं वो प्री मोलर्स होते हैं, और उसके बाद 3 जो हैं वो हमारे मोलर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर होगा, इसी तरह से नीचे होगा इस तरफ, और इसी तरह से यहाँ पे होगा। तो टोटल हमारे 32 दांत होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि भाई विच टीथ आर यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड।
अब इसमें आपके पास चूँकि डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ। तो इसको हम लेबल कर देते हैं 1, ठीक है, ये इंसाइजर्स हैं, इसको हम लेबल कर देते हैं 2, ये कैनाइंस हैं, इसको हम लेबल कर देते हैं 3, ये प्रीमोलर्स हैं, और इसको हम लेबल कर देते हैं 4। तो अगर आपने पढ़ा हो इनका काम क्या होता है, ये जो इंसाइजर्स होते हैं बिल्कुल बीच वाले दांत, ठीक है, जो आप जब मुस्कुराते हैं तो ये नज़र आते हैं, खरगोश के दांत भी जिन्हें कहते हैं, तो ये बाइटिंग के लिए और कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो कैनाइंस हैं, नोकीले दांत जो होते हैं, ये चीर फाड़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, गोश्त को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद ये जो 2 तरह के दांत हैं, प्री मोलर्स, मोलर से पहले, और इसके बाद ये जो मोलर्स हैं, जो दाढ़ें होती हैं, ये इस्तेमाल होते हैं ग्राइंडिंग के लिए और फूड को क्रश करने के लिए, पीसने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों तरह के दांत हैं जो ग्राइंडिंग और क्रशिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपका आंसर सी होगा, जिसमें 3 और 4 लिखा हुआ है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग टू माइमोसिसी, ये एक तरह की फैमिली है, एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा प्लांट है जो माइमोसिसी से बिलोंग नहीं करता। 5 प्लांट्स दिए हुए हैं, ये बॉटनिकल नेम्स आपको चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर मिल जाएंगे। ये तो मुझे भी नहीं याद रहते, बड़ा मुश्किल जो है ये नाम याद रखना होता है। जिस तरह हर फैमिली का एक ऑल्टरनेट नेम होता है, फॉर एग्जांपल फैमिली रोजेसी का दूसरा नाम होता है रोज़ फैमिली, फैमिली सोलेनेसी का दूसरा नाम होता है पोटैटो फैमिली, तो माइमोसिसी का दूसरा नाम है एकाशिया फैमिली, एकाशिया कह लें या एकासिया कह लें। तो ये एकाशिया जो है, अगर आपको ये पता है तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये और ये दोनों बिलोंग करते हैं इससे। तीसरा माइमोसिसी के अंदर आपको नज़र आ रहा है माइमोसा है, तो ये माइमोसा बुडीका जिसका नाम होता है टच मी नॉट, ये बिलोंग करता है इससे, ठीक है। अब आपके पास 2 बच गए, इसमें से आपने निकालना है कि वो कौन सा प्लांट है जो बिलोंग नहीं करता। तो अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा, ये माइमोसिसी से बिलोंग करता है, जबकि साइसर एरिएटिनम जो है ये इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ये बिलोंग करता है फैमिली फेबेसी से, ठीक है। तो बाकी के 4 माइमोसिसी से बिलोंग करते हैं, जबकि ये वाला जो है, ये ग्राम जो है, इसका दूसरा नाम जो है वो ग्राम है, ये बिलोंग करता है फैमिली फेबेसी से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज प्लेस इन द सब क्लास रेटिटाई। चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर किंगडम एनिमेलिया में आपने बर्ड्स की एक क्लास पढ़ी होगी, क्लास एव्स, उसके अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं, सब ग्रुप्स, सब क्लासेस कह लें उन्हें। तो एक का नाम होता है रेटिटाई, रेटिटाई का दूसरा जो नाम है वो है रनिंग बर्ड्स, ये वो बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते, और एक होते हैं कैरिनेटाई जिन्हें हम कहते हैं फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है, कैरिनेटाई, तो ये फ्लाइंग बर्ड्स हैं। अब इनके दरमियान फ़र्क क्या होता है कि रेटिटाई जो हैं इनका वेट जो है वो ज़्यादा होता है, कैरिनेटाई का वेट कम होता है। इनके जो विंग्स हैं वो पोअरली डेवलप होते हैं, इनके जो विंग्स हैं वो वेल डेवलप होते हैं। इनके पास जो विंग्स को मूव करने वाले मसल्स हैं वो भी पोअरली डेवलप होते हैं, इनके पास जो विंग्स को मूव करने वाले मसल्स हैं वो वेल डेवलप होते हैं, अच्छे होते हैं। अच्छा, एक और फ़र्क होता है कि इनका जो स्टर्नम होता है वो फ्लैट होता है। स्टर्नम वो बोन होती है जो हमारे चेस्ट के सेंटर में होती है, जिस पर रिब्स आकर अटैच होती हैं, तो इनकी बोन बिल्कुल फ्लैट होती है, तो इस वजह से जो विंग्स वाले मसल्स हैं वो प्रॉपर्ली अटैच नहीं हो पाते। जबकि जो कैरिनेटाई हैं इनकी जो स्टर्नम है वो कील शेप होती है, ठीक है, बोट शेप होती है, कुछ इस तरह की होती है। इसको अगर मैं उल्टा खड़ा कर दूं तो ये कुछ इस तरह की बनेगी, बड़ा मुश्किल है इसको बनाना। तो ये इस तरह की होती है, इसको आप सीधा कर दें, इस डायरेक्शन के अंदर कर दें, तो ये बर्ड जो है, फॉर एग्जांपल ये एक बर्ड है, ठीक है, बड़ा अजीब सा बर्ड है, तो ये इनका स्टर्नम इस तरह का होता है, ठीक है, बोर्ड शेप। जबकि बाकी जो बर्ड्स होते हैं, ये वाले जो बर्ड्स हैं इनका स्टर्नम बिल्कुल फ्लैट होता है, जबकि जो कैरिनेटाई वाले होते हैं इनका स्टर्नम इस तरह से होता है। कभी आपने चिकन अगर ख़रीदी हो तो आपको नज़र आएगा, चिकन फ्लाइंग बर्ड है, चिकन जो है वो रनिंग बर्ड नहीं है, चिकन उड़ सकता है, अलबत्ता वो उड़ता नहीं है, लेकिन वो उड़ सकता है। तो इनमें से कौन सा वो है बर्ड के जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपने देखा होगा ऑस्ट्रिच, बहुत बड़ा सा परिंदा होता है, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। बाकी सबको आपने उड़ते हुए देखा होगा, पिजन आपने उड़ते हुए देखा है, तो ये कैरिनेटाई से बिलोंग करता है, क्रो भी, पैरेट भी। पीकॉक को आपने उड़ते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उड़ नहीं सकता, पीकॉक बिल्कुल उड़ सकता है, उड़ता भी है, लेकिन हमने नहीं देखा। तो पीकॉक जो है ये भी फ्लाइंग बर्ड के अंदर आता है। इवन जो मुर्गी है वो भी फ्लाइंग बर्ड के अंदर आती है, और जो डक है वो भी फ्लाइंग बर्ड के अंदर आती है। जो रेटिटाई हैं रनिंग बर्ड्स, इसके अंदर ऑस्ट्रिच है, इसके अंदर पेंगुइन है, इसके अंदर कीवी है, ये आते हैं बर्ड्स जो उड़ते नहीं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सवाना, सवाना टाइप ऑफ इकोसिस्टम। सवाना आपको चैप्टर नंबर 12 में मिल जाएगा सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर, तो उसके बारे में आपने करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो निकालनी है इन 5 में से।
ओके तो सवाना के अंदर जो आपको स्टेटमेंट मिलेगी मेनली आपको 2-3 जगह पर मिलेगी कि इसका जो ड्राई सीज़न होता है वो बड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में। बाकी अगर हम देखें तो टेम्परेचर रेंज जो है ये तकरीबन 18 डिग्री होती है सवाना के अंदर, 14 डिग्री नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सब सॉइल परमानेंटली फ्रोजन, और ये परमाफ्रॉस्ट जो है ये सवाना में नहीं कहलाती, ये हम कहते हैं टंड्रा के अंदर। टंड्रा जो कि एक अलग तरह का इकोसिस्टम है, वहाँ पर जो सब सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है वो परमानेंटली फ्रोजन होती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट सवाना के अंदर नहीं होते, सवाना के अंदर ग्रास होती है, इसी वजह से ऐसे ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड की एक टाइप है सवाना। और मोस्ट कॉमन एनिमल्स बैट, वाइल्ड कैट ये नहीं होते, मोस्ट कॉमन एनिमल्स जो है इनके अंदर लायंस और लेपर्ड्स और वल्चर्स वगैरह होते हैं।